Hello students, welcome back to my channel. This is Alicia Obroy, your guide for JKSSP FA General Economics syllabus. So students, हमने क्या ठान कर चल रहे हैं? हम ये ठान के चल रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक्स में, जनरल इकोनॉमिक्स में 10 on 10 स्कोर करना है. तो मैंने आपको प्रॉमिस क्या किया है कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज साइड बाय साइड वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप आपको देती चलूंगी. आपको क्या करना है? इतना कुछ मैं कर रही हूं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू दिस यूट्यूब वर्ल्ड. सो आपको मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे सजेशंस देने हैं. कमेंट सेक्शन पे अपने सजेशन, अपने कमेंट्स लिखने हैं, प्लस मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है. ठीक है जी. सॉरी. तो फटाफट से आप चाहिए सब्सक्राइब कीजिए और लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो. बच्चे, इससे पहले वाली वीडियो जिसने नहीं देखी पहले आप देखकर आइए. हमने डिमांड एनालिसिस को स्टार्ट किया हुआ है और हमने एक पार्ट उसका कर लिया है. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम डिमांड एनालिसिस का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं. ठीक है. और उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. देखो बेटा, जब हम डिमांड पढ़ रहे थे ना, मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताए थे, मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ाए थे. मैंने कहा था कि किसी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, सो देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ठीक है. मैंने कहा था एक फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ठीक है. तीसरा फैक्टर है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर. नेक्स्ट है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ठीक है जी. उसके बाद है एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस. उसके बाद है आपका नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. So these are the factors which are responsible for the increase and decrease in demand. लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर मैं बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान के चलूं और सिर्फ मैं 2 वेरिएबल्स को कंसिडर करूं, जो कि है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड. तो अगर मैं इन सिर्फ 2 चीजों को कंसिडर करके चलूं तो इन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है? इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट, नेगेटिव, इनवर्स, इस तरीके का रिलेशनशिप है. मतलब अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल क्या करेगा? दूसरा वेरिएबल आपका फॉल करेगा. इनडायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांड फॉल करेगी, अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज. ठीक है. मतलब अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल फॉल होगा, एक फॉल कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज करेगा. और ये लॉ किसने दिया था? ये हमारे उस इकोनॉमिस्ट ने दिया था जिसने हमको वेलफेयर डेफिनेशन दी है, अल्फ्रेड मार्शल. वो इस लॉ में ये कहता है कि अगर मैं सारे के सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट, लैटिन में बोलते हैं सेक्ट्रस पैरिबस मान के चलूं, तो हमारे 2 वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप है. वो कौन से वेरिएबल्स हैं? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब अगर प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांड राइज करेगी, अगर प्राइस राइज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड फॉल करेगी. ठीक है. ये अब आपका शेड्यूल भी है और ये आपकी डायग्राम भी है. देख लीजिए, प्राइस फॉल करता जा रहा है, डिमांड आपकी राइज करती जा रही है. और स्लोप कैसा बना? डाउनवर्ड स्लोपिंग. अगर देखो, क्वांटिटी डिमांडेड को अगर मुझे इंक्रीज करना है तो प्राइस को मुझे फॉल करना पड़ा. ये देखो, ये इंक्रीज कर रही हूं तो ये फॉल कर रहा है. तो स्लोप कैसा बनता है? स्लोप बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. ठीक है बच्चे, इकोनॉमिक्स में ना जब भी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो स्लोप कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. जब भी अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग मतलब
इस तरीके का कर्व है, तो रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव या डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में रिलेशनशिप कहता है एक वेरिएबल ऊपर एक नीचे, पॉजिटिव में होता है या तो दोनों ऊपर या तो दोनों नीचे। अब इस लॉ की एजम्पशंस क्या है जो पेपर में पूछी गई हैं पहले भी। एजम्पशन ये है कि प्राइस को छोड़ के सारे फैक्टर्स में क्या आएगा, नो चेंज। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नो चेंज इन द एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सब में क्या आया, नो चेंज। सारे फैक्टर्स में क्या आया, नो चेंज। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं हम लॉ की लिमिटेशन। मैंने आपको ये कहा कि लॉ ऑफ डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो दूसरा फॉल होगा, लेकिन इस लॉ के सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। इस लॉ की क्या है, सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। इस लॉ की क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस मतलब मैंने कहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, लेकिन कुछ केसेस में ये पॉसिबल नहीं है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरेगी या प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ेगी। वो केस कौन सा है, सबसे पहले आते हैं इंफीरियर गुड्स या गिवन गुड्स। बेटा मैंने इससे पहले आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ाए हैं पिछली वीडियो में, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ाए हैं पिछली वीडियो में, मैंने नॉर्मल गुड्स पढ़ाए हैं पिछली वीडियो में, मैंने इंफीरियर गुड्स पढ़ाए हैं पिछली वीडियो में। इन सारे गुड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में पूछते हैं। ठीक है। अगर मैं गिवन गुड्स की बात करूं, गिवन गुड्स आर अ कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स। मतलब इंफीरियर गुड्स मतलब सस्ते क्वालिटी के दाल चावल, वैसी वाली लो प्राइस्ड राइस, लो प्राइस बैग, सस्ते लो क्वालिटी वाली चीजें। अब गिवन गुड्स के केस में क्या होगा, जितनी मर्जी इसका प्राइस फॉल कर जाए, इनकी डिमांड कभी भी इंक्रीज नहीं करेगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, लेकिन गिवन गुड्स क्या होता है, सस्ते दाल चावल, इनका जितना मर्जी प्राइस गिरता जाए इनकी डिमांड कभी भी इंक्रीज नहीं करती, तो लॉ ऑफ डिमांड यहां पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट आगे आपके गुड्स हैविंग प्रेस्टीज वैल्यू, इनको हम वेबलन गुड्स भी कहते हैं। ये वाले गुड्स के नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो एक्सेप्शन है ये एक प्रोफेसर है वेबलन, उसके नाम के पीछे है। अब इसकी डॉक्ट्रीन थी डॉक्ट्रीन ऑफ कॉन्स्पिशियस कंसेप्शन, उसके ऊपर ये डॉक्ट्रीन के ऊपर ये वेबलन गुड्स की आइडियोलॉजी है। अब वो कहता है कि हर एक कमोडिटी, जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड्स हैं, फॉर एग्जांपल लग्जरी कार्स हैं, जो महंगी चीजें होती हैं, इन सब महंगी चीजों की एक प्रेस्टिजियस वैल्यू होती है। क्या होती है, प्रेस्टिजियस वैल्यू। अगर ये डायमंड और लग्जरी कार्स सस्ती मिलने शुरू हो जाए तो इनकी प्रेस्टिजियस वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो जितनी कम प्रेस्टिजियस वैल्यू होगी ना, उसकी डिमांड भी कम होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ती है और प्राइस ज्यादा होगा डिमांड कम होती है। लेकिन वेबलन गुड्स में डायमंड लग्जरी कार्स की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ज्यादा प्रेस्टिजियस वैल्यू बढ़ेगी। जितना ज्यादा प्राइस उतनी ज्यादा प्रेस्टिजियस वैल्यू, उतनी ज्यादा डिमांड। तो इस केस में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप शो हो रहा है, जितना ज्यादा प्राइस आ रहा है उतनी ज्यादा प्रेस्टिजियस वैल्यू उस चीज की बढ़ रही है और उतनी ज्यादा उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया प्राइस एक्सपेक्टेशन। ठीक है। अगर कि कोई इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस फॉल होने वाला है, अभी चाहे वो प्राइस कम प्राइस में भी मिल रही हो, आप उसकी डिमांड को इंक्रीज नहीं करोगे। ठीक है। जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल किसी मॉल में, मोनालिसा में या यूगल सन्स में क्या लगने वाली है, सेल लगने वाली है। अभी चाहे वो नॉमिनल प्राइस भी हो, लेकिन फिर भी आप वो चीज नहीं खरीदोगे क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में प्राइस उसका गिरने वाला है। सो व्हेन अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज गोइंग टू फॉल इन नियर फ्यूचर, they do not buy it even if it is at lower price.
और दूसरी चीज, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में प्राइस उसका बढ़ने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है, अभी चाहे गोल्ड का प्राइस ज्यादा भी है, आप फिर भी उसको खरीद रहे हो। सो दीज कंडीशंस आर अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। सॉरी। नेक्स्ट आ गया आपका फियर ऑफ शॉर्टेज। अगर आपको डर है कि फ्यूचर में कोई चीज खत्म होने वाली है या स्कार्स मिलेगी, अभी उसका प्राइस ज्यादा भी है ना, आप तब भी उसको खरीद लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल वॉर लग गई, अभी चाहे लोग ज्यादा प्राइसिंग में कोई चीज भी बेच रहे हैं, आपको लगता है कि फ्यूचर में वो महंगी होने वाली है, तो अभी आप क्या करते हो, you will increase. If you feel that the commodity is going to be scarce in the future, what you will do? चाहे उसका प्राइस अभी ज्यादा भी हो, आप उसको खरीद लोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल शॉर्टेज ऑफ एलपीजी, आपको लगता है फ्यूचर में एलपीजी और ज्यादा महंगा होने वाला है या शॉर्टेज होने वाली है, चाहे अभी महंगा भी, आप और भी ज्यादा खरीद लोगे, ज्यादा प्राइसेस पे भी खरीद लोगे। नेक्स्ट इज चेंज इन फैशन। जो चीज फैशन में नहीं है, विच इज आउट ऑफ फैशन, इवन इफ द प्राइस फॉल्स यू विल नॉट बाय इट, आप उसकी डिमांड को कभी भी बढ़ाओगे नहीं। अगर जैसे आईफोन एक्स है, उसका प्राइस गिरा हुआ है, कितने सस्ते मिल रहे हैं, फिर भी आप उसकी डिमांड को नहीं बढ़ाओगे, बिकॉज पीपल थिंक दैट दे आर नॉट एट ऑल फैशनेबल। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया आपका बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जैसे कि आपका आ गया सॉल्ट, आपका राइस, आपकी मेडिसिन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एड्स पेशेंट है या कैंसर पेशेंट है, उसकी दवाइयां, मेडिसिन, या एक आपका डायबिटिक है, उसके लिए इंसुलिन का इंजेक्शन जितना मर्जी महंगा हो जाए, वो कभी भी उसको इग्नोर नहीं करेगा। वो चाहे जितना मर्जी उसका महंगा हो जाए, उसकी डिमांड वो कभी भी गिराएगा नहीं, उसकी डिमांड इंक्रीज ही रहेगी। सो दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, लेकिन नेसेसिटीज के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके। व्हाई डज डिमांड कर्व्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है? क्योंकि प्राइस के इंक्रीज से डिमांड कम हो रही है, नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से। ये देखो, प्राइस डाउनवर्ड स्लोप इसीलिए करता है क्योंकि अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइस फॉल हो रहा है, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रिलेशनशिप। आपको इससे ज्यादा डिटेलिंग में जाने की इस टाइम पर आपके सिलेबस के हिसाब से जरूरत नहीं है, तो आप ये वाला टॉपिक स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज याद रखिए, एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। ठीक है जी, ये याद कर लीजिए, because this is more of theoretical portion for class 11 students, CBSE students and state board students of class 12। तो आपके लिए तो इतना जरूरी नहीं है, जो जरूरी होगा हम वही पढ़ेंगे। अब ये टॉपिक है जो आपके लिए जरूरी है, तो ये हम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बच्चे, मैं आपके लिए वही चीजें आपको पढ़ाऊंगी जो जेके एसएसबी के सिलेबस में है, जो टॉपिक्स से पेपर क्वेश्चन पूछता है। हम वो अननेसेसरी चीजें नहीं करने वाले जिससे कभी पेपर में क्वेश्चन आया नहीं है और जो आपके कॉन्टेक्स्ट से अलग है। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। हम फजूल में सब कुछ पढ़ने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको इग्नोर नहीं करेंगे। अब ये जो टॉपिक है अगला मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो पेपर में मेरी ऐसी फीलिंग है कि यहां से क्वेश्चन गारंटी बनेगा। क्योंकि जब हम क्लास 11 को पढ़ाते हैं या 12 को स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे उनके लिए 6 मार्क्स स्टार स्टार क्वेश्चन, भाई ये इंपॉर्टेंट है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जेके एसएसबी वालों को भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है। तो अब दो चीजें आ गई बच्चे आपके पास। एक है आपके पास, चलो हमने आगे, मैंने ना फ्लो चार्ट बनाया, वहां से डायरेक्ट ही आ जाते हैं। आपको भी फ्लो चार्ट से याद करोगे ना, चीजें इजीली हो जाएंगी। ज्यादा तामझाम में डलोगे तो आपके लिए चीजें याद करना मुश्किल है, क्योंकि आपको थ्योरी नहीं याद करनी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपको एमसीक्यू क्रैक करने हैं। ठीक है जी, ओके।
डन, जस्ट वेट अ सेकेंड, इसका फ्लो चार्ट नहीं था, हमको ऐसे करना पड़ेगा। ओके, एक आ जाता है आपके पास कॉन्सेप्ट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और एक कॉन्टेक्स्ट आ जाता है आपके पास चेंज इन डिमांड। देखो बच्चे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में होती है मूवमेंट, और चेंज इन डिमांड में होता है शिफ्ट। देखो अगर हम बात करें घड़ी की सुई की, ठीक है, घड़ी की सुई में नहीं, कभी नहीं बोलती शिफ्ट हो रही है, हम क्या कह रहे हैं, मूव हो रही है या रोटेट हो रही है, उसका एक पॉइंट जुड़ा होता है। लेकिन अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलूंगी इस जगह से इस जगह पर चले जाओ, तो बोलूंगी प्लीज शिफ्ट फॉरवर्ड, है ना। तो शिफ्ट मूवमेंट में क्या होता है, एक डिमांड होगा, डिमांड कर्व होगा, सेम डिमांड कर्व होगा, उसमें मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड होगी, ठीक है। लेकिन चेंज इन डिमांड में क्या होता है, शिफ्ट होता है। और न्यू डिमांड कर्व लिखते जाओ बच्चे साथ साथ में, अगर आपने ओरली सुना ना तो चीजें आपको याद नहीं होने वाली। इकोनॉमिक्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ, इकोनॉमिक्स थियोरेटिकल जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने रीड किया और पेपर में चले गए, पेपर दिया है। यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, ऐसे काम नहीं चलने वाला। इफ यू थिंकिंग कि भाई हम सिर्फ पेपर से पहले पढ़ेंगे हो जाएगा, नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अभी मैं पढ़ा रही हूँ, इसको आपको याद करना पड़ेगा। थोड़े थोड़े लाइट लाइट में न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगी आपको, क्योंकि पेपर में अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गए तो कैसे अटेम्प्ट करोगे, तो उसमें तो प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे काम नहीं चलने वाला। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सो एक आता है हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और एक आता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में होती है आपकी मूवमेंट। देखो ये डिमांड कर्व है, या तो अपवर्ड मूवमेंट होगी या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। और चेंज इन डिमांड में क्या होता है, आपका शिफ्ट होता है, या तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा या तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। इसमें शिफ्ट होगा, पूरा नया डिमांड का फॉर्म होगा, इसमें सेम ही डिमांड कर्व होगा, उसमें ऊपर नीचे मूवमेंट होगी, ठीक है। अब देखो आगे सुनो, अब जो आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ना, चेंज इन डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। जस्ट वेट अ सेकेंड, I would just require 2 minutes of yours because I need to switch on my. I just want to plug in my charger. So, because if the battery drowns, सब कुछ खराब हो जाएगा. So let us see. My bad, power cut. Okay, just let us complete it fast. Now, change in quantity demanded में movement हो रही है, and the movement is because of price. अगर प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, 3000 से 4000 की तरफ जा रहा है, तो मूवमेंट कैसी हो रही है, पहले ऐसी थी, अब मूवमेंट क्या होगी, अपवर्ड। अगर 3000 से 2000 की तरफ जा रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, तो मूवमेंट क्या होगी, डाउनवर्ड। जब मूवमेंट डाउनवर्ड हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, पहले इधर था अब इधर हो गया, तो एक्सपेंशन का केस होगा, एक्सटेंशन का केस होगा, इसमें प्राइस फॉल करेगा और क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ जाएगी। और कंट्रैक्शन के केस में प्राइस राइज करेगा और क्वांटिटी डिमांड आपकी फॉल कर जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड, जैसे ह्यूमन हार्ट होता है, एक्सपेंशन मीन्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्वांटिटी डिमांड फॉल। एंड ये सब किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से होता है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं चेंज इन डिमांड की, चेंज इन डिमांड में क्या होता है, चेंज इन डिमांड में शिफ्ट होता है,
नया डिमांड कर्व फॉर्म क्या होता है और इसमें प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चेंज इन डिमांड इट इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक्सपेक्टेड। उनकी वजह से डिमांड में या तो आपका इंक्रीज आता है या तो आपका डिक्रीज आता है। इंक्रीज में राइट वर्ड शिफ्ट होता है और डिक्रीज में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, इसमें प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये आ गया इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड में राइट वर्ड शिफ्ट, और डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस कांस्टेंट एंड देयर विल बी अ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है जी, डिक्रीज इन डिमांड। और नया डिमांड कर्व इसमें फॉर्म होता है, लेकिन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में नया डिमांड का फॉर्म नहीं होता। अगर आपसे पूछे रीजंस फॉर द इंक्रीज, देखो अगर आपका सब पेप्सी एंड कोको कोला सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, ठीक है, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कोको कोला की डिमांड क्या होगी, कोको कोला सस्ती होगी, कोको कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के इंक्रीज की वजह से भी देयर इज अ राइट वर्ड शिफ्ट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक पेट्रोल एंड कार, पेट्रोल महंगा हो गया, प्राइस पेट्रोल का ज्यादा हो गया, तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में देयर विल बी अ, इफ देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो कार की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। सॉरी, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो राइट वर्ड शिफ्ट, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस प्रायोरिटी ज्यादा है तब भी इंक्रीज इन डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट, अगर कंज्यूमर्स बढ़ गए तब भी राइट वर्ड शिफ्ट। तो आपको अदर फैक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखना है किससे डिमांड बढ़ रही है और किससे डिमांड कम हो रही है। एंड डिक्रीज इन डिमांड में देयर इज अ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट एंड ऑल इज वाइज वर्सा। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिक्रीज इन द इनकम। और ये फैक्टर्स अगर किसी को नहीं समझ आ रहे हैं तो पहले पिछली वीडियो देखकर आइए फिर, क्योंकि आपको सबको पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, गिफन गुड्स क्या होते हैं, वेबलिन गुड्स क्या होते हैं, कंस्पिशियस गुड्स क्या होते हैं, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। मुझे अभी आगे भी पढ़ाना था बट आई थिंक दिस बैटरी इज नॉट हेल्पिंग मी, तो मुझे वीडियो को यही खत्म करना पड़ेगा। कल हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यूज डिमांड के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Please do like, subscribe my channel because you know for new YouTubers it is very difficult to you know reach many people. So agar it is not that I've started teaching you like that only. I've been teaching since 10 to 12 years and I have an experience of teaching. I'm new to the YouTube and I just want your help and support. If you'll help me, I can bring more such videos for you. कोई भी सजेशन है प्लीज यूट्यूब अपने कमेंट सेक्शन पे लिखिए और मेरा चैनल जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।